अच्छा, पहले तो 2 मिनट के लिए मैं इसको रोक दूँ। आपके पास बुक खुली होगी, मुझे पता है आप लोग देख रहे होंगे, मैंने गौर से सुना है। ये एक बिज़नेस प्लान आपसे डिस्कस करना है। बिज़नेस प्लान यानी कि समझ लें आप, जिसमें इसमें फिज़िबिलिटी भी आ जाएगी, अंदाज़ा भी आ जाएगा। बिज़नेस प्लान जब आप कोई बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, बिज़नेस स्टार्ट करना चाहें, तो आप अपनी रिपोर्ट किस तरह बनाएँगे, वो यहाँ पर आएगा। अच्छा, बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले बाकायदा एक किताब की शक्ल में एक चीज़ बनती है जिसका नाम होता है बिज़नेस प्लान। वही किताब आप लोगों को दिखाते हैं और वही किताब देखने के बाद लोग आपके प्लान से मुतमईन होते हैं और इन्वेस्टमेंट की तरफ आते हैं। वो किताब जितने प्रॉपर तरीके से लिखी जाएगी उतनी अच्छी होगी। वो किताब जितना मतलब जैसे कहना चाहिए ना कि एक-एक चीज़ को मद्देनज़र अगर आप उसको कंसिडर करेंगे, राइट? तो आपको अपनी चीज़ों के बारे में भी पता चलेगा कि आप कहाँ जा रहे हैं, सही है, नहीं है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो याद रखिएगा एक बिज़नेस प्लान है पूरा, यानी ये बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए कोई चीज़ है कि अगर आप किसी बिज़नेस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो क्या-क्या चीज़ें हैं जो कि आपने कंसिडर करनी है, राइट? अच्छा, सबसे पहली चीज़ जो आपकी बुक में नहीं लिखी, अब आपने यहाँ स्लाइड्स में देखना है, ये आपकी बुक में नहीं है। मैं आपको मार्क करवाऊँगी कि आपने कहाँ पर अपनी बुक में ये चीज़ मार्क करनी है, ये आपके एग्ज़ामिनेशन का हिस्सा है। किसी भी बिज़नेस प्लान की अगर हम बात करते हैं तो आपकी पूरी की पूरी रिपोर्ट जो किताब की शक्ल में होती है, वो 3 हिस्सों में डिवाइड होती है। 3 हिस्सों में। पहला हिस्सा ये फैक्ट्री प्रॉफिट, दूसरा बॉडी और तीसरा सप्लीमेंट्री। अब हम असल में जो लिखते हैं वो ये लिखते हैं। ये क्या होता है? ये वही होता है जब हम कोई मूवी वगैरह देखते हैं या कोई ड्रामा देखते हैं। आप देखें हम ये देखते हैं, हम ड्रामा देखते हैं। ड्रामे के स्टार्ट में ड्रामे का टाइटल आता है, कोई और चीज़ लिखी हुई आती है, कंपनी का नाम लिखा आता है, कौन सी कंपनी है, कौन से उसके ऑफिशियल पार्टनर्स हैं, क्या है वगैरह वगैरह। दिस इज प्रीफैक्टरी वर्ड्स। अब मैं आपको बताती हूँ रिपोर्ट में ये क्या चीज़ होती है। नमाज के बाद कंटिन्यू कर रहे हैं, सॉरी अजान के बाद, जस्ट होल्ड करें।
कंटेंट्स आ रहे हैं कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं, चैप्टर 1 2 3 जो भी हैं उनके नाम वगैरह दिए हैं। अच्छा, उसके बाद अगर आप देखें तो दिया हुआ है सिलेबस के ऑब्जेक्टिव्स और लर्निंग आउटकम्स, वो परसेंटेज वगैरह दी हुई, वेटेज दिया हुआ है, राइट, बिजनेस कम्युनिकेशन के। वो पूरा चलते 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 कंटेंट के बाद कहीं जाके हमारा चैप्टर 1 बिजनेस कम्युनिकेशन का स्टार्ट होगा। तो आपको प्रीफेक्टरी पार्ट समझ आया? ऐसा हिस्सा जो कि किताब का होता है, जो कि इनिशियल पार्ट्स होता है, इसको हम इंट्रोडक्टरी पार्ट कहते हैं। क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो हमें ये समझ में नहीं आएगा। भाई आपकी कोई बुक है बिजनेस कम्युनिकेशन या टेक्स्ट की बुक है या क्यूएमटी की है, किसी की भी है, हमें कैसे पता चलता है ये इंग्लिश की है टेक्स्ट की है? जब आप ये देखते हैं तो जो इनिशियल पार्ट्स होते हैं बुक के या रिपोर्ट के, फिर प्रीफेक्टरी पार्ट कहते हैं, और उसके बाद आ जाता है रिपोर्ट, असल रिपोर्ट आपकी, जिसको हम कहते हैं बॉडी। यानी आपका चैप्टर 1 अगर किताब की बात करते हैं तो वो ये रहा, चैप्टर 1 से चैप्टर 10 तक या 9 तक या जितने भी चैप्टर्स हैं, और उससे पहले जो कुछ भी था दैट इज वी कॉल प्रीफेक्टरी पार्ट्स। यहाँ पे किसी को कंफ्यूजन है तो मुझे बताएं, उसके बाद हम आगे चलते हैं। प्रीफेक्टरी पार्ट्स आपको क्लियर हो गया होगा? नो कंफ्यूजन, ठीक है बेटा, ठीक, मुझे बताएं शाबाश। किसी को भी कोई कंफ्यूजन है मुझे बताएं। तो प्रीफेक्टरी पार्ट क्या होता है? इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है। अच्छा, अब ये इंट्रोडक्टरी पार्ट कहाँ पर आएगा, क्या है क्या नहीं है, वो मैं आपको बता रही हूँ। आप अपनी बुक पर अगर आते हैं बिल्कुल स्टार्ट में, राइट, एक सेकेंड, आपकी बुक में आने से पहले हम आ जाते हैं, हम आ जाते हैं ये रहा आपका प्रीफेक्टरी पार्ट, ये पूरा है आपकी बुक में, ये सारे नाम दिए हैं। ये जो आप हेडिंग 4.1 देख रहे हैं ना, इसकी इलस्ट्रेशन में अगर आप देखें तो इलस्ट्रेशन में ये सारे नाम दिए हैं। अब ये वन एक्सप्लेन होंगे, लेकिन आप सिर्फ ये देखें, टाइटल पेज, टेबल ऑफ कंटेंट, इंट्रोडक्शन, एग्जीक्यूटिव समरी, ये आपके प्रीफेक्टरी पार्ट है। अभी एक्सप्लेन करूंगी बाद में, पहले आप सिर्फ ये देखें, टाइटल पेज, टेबल ऑफ कंटेंट, इंट्रोडक्शन, एग्जीक्यूटिव समरी। तो ये आपके चार जो हैं ये हो गए प्रीफेक्टरी पार्ट्स, राइट। आप अपनी बुक में मार्क कर लें, पहला इलस्ट्रेशन में ही दिया हुआ है, टाइटल पेज, टेबल ऑफ कंटेंट, इंट्रोडक्शन, एग्जीक्यूटिव समरी। यहाँ तक आपका प्रीफेक्टरी पार्ट है, यहाँ तक आपका प्रीफेक्टरी पार्ट है। बेटा दोबारा ज्वाइन करें, या तो अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है दोबारा ज्वाइन करने, डजंट मैटर। बाकी को किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है, आपके साथ हो रहा है, आप दोबारा ज्वाइन कर लें। मैंने कहा ना, मेरा तो इस जगह पे बैठने का जो है वो एम ये होता है कि यहाँ पे सिग्नल्स मेरे पास ठीक आते हैं इंटरनेट के, जबकि की वजह से मैं खुद डिस्टर्ब होती हूँ, क्योंकि मेरे पास सिग्नल्स ठीक हैं। आप दोबारा से रिकनेक्ट करें। यस, हम डिस्कस कर रहे हैं क्या चीज़? हाँ जी, हम डिस्कस कर रहे हैं अपना स्टार्टिंग पार्ट, दैट इज 4.1 प्रीफेक्टरी पार्ट। अच्छा, तो फर्स्ट पार्ट है इंट्रोडक्टरी प्रीफेक्टरी, ये रहा कहाँ पर आपकी बुक में। इलस्ट्रेशन पे आ जाए, इलस्ट्रेशन देखें सबसे पहले, टाइटल पेज, टेबल ऑफ कंटेंट्स, इंट्रोडक्शन, एग्जीक्यूटिव समरी तक आपका प्रीफेक्टरी पार्ट आ गया। अब बॉडी ऑफ रिपोर्ट्स चल रही है कहाँ तक? ये पूरा चल रहा है कहाँ? फाइनेंशियल प्लान तक, राइट। बल्कि कंक्लूजन रिकमेंडेशन भी में आ जाएगा। बॉडी ऑफ रिपोर्ट में कंक्लूजन रिकमेंडेशन तक आखिर में आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया बॉडी। बिल्कुल लास्ट में, इलस्ट्रेशन के बिल्कुल आखिर में आप देखें अपेंडिसीज आ रही है, अपेंडिसीज जिसमें 2 बुलेट पॉइंट्स आ रहे हैं बिल्कुल लास्ट में इलस्ट्रेशन के, अपेंडिसीज। तो उसके आगे आप लिख लें अपेंडिसीज में 2 बुलेट पॉइंट्स भी आ रहे हैं, ये दोनों आ जाएंगे सप्लीमेंट्री पार्ट्स में। तो आप इन तीनों के आगे ये 3 नाम लिख लें, ये 3 नाम पूछे जाते हैं।
पहला होता है प्रीफैक्टरी, दूसरा मेन बॉडी, कंक्लूजन रिकमेंडेशन तक, और तीसरा होता है आखिरी अपेंडिसेस, जिसका आखिरी नाम है सप्लीमेंट्री पार्ट। अब इसमें क्या क्या आता है, सब चीज़ें मैं आपको आराम से डिस्कस करके बता रही हूँ, ठीक। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं टाइटल पेज से। टोटल आपकी बुक का है, मैंने कहीं से कोई चीज़ नहीं उठाई, ये टोटल आपकी बुक का है, राइट। लास्ट टाइम जो मैंने ऑनलाइन क्लास ली है तो वो मैंने सारा ये उस वक्त का टाइप हुआ है, ये ठीक लास्ट टाइम का है जब मार्च से लॉकडाउन हुआ था। ये मेरी बहुत पुरानी स्लाइड्स नहीं है, सिर्फ मैंने ऐड किया था इसमें कुछ। अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं टाइटल पेज की। टाइटल पेज में क्या क्या आता है? टाइटल पेज में अंडरस्टूड बात है, सबसे पहले टाइटल ऑफ अ रिपोर्ट आएगा कि भाई रिपोर्ट किस बारे में, एनुअल रिपोर्ट है, चेयरमैन रिपोर्ट है, प्रोग्रेस रिपोर्ट है। प्रोग्रेस रिपोर्ट किसकी हो गई, सपोज करें सीपैक की हो गई, या वो जो मक्का, रोड टू मक्का बनाया है, मतलब उसके स्टार्ट किया था, इनॉग्रेशन हुआ था, इमरान खान ने किया था कि अब जो है वो बाय रोड जा सकेंगे लोग हज उम्रे के लिए, ठीक है। अब ये एक इनॉग्रेट हुआ था, अब ये कब तक चलेगा पता नहीं। अब अगर उसकी प्रोग्रेस चेकिंग कहाँ तक पहुँची तो उसका जो टाइटल होगा उससे पता चल जाएगा। प्रोग्रेस रिपोर्ट अबाउट किसके बारे में, रोड टू मक्का फॉर एग्जाम्पल। तो सबसे पहले टाइटल होगा, टाइटल कुछ भी हो सकता है, नंबर 1। नंबर 2, फिर आ जाता है ऑथर्स नेम। अच्छा, ऑथर्स नेम सिर्फ और सिर्फ जब होता है जब आपकी रिपोर्ट्स मेमो की शक्ल में हो, आपको पता है मेमो, इसलिए यहाँ पे लिखा है इंटरनल रिपोर्ट्स ओनली। लेकिन ऑथर का नाम नहीं आता, कब आता है? ऑर्गेनाइजेशन का नाम, जब आप वही रिपोर्ट्स एक्सटर्नली भेजें। तो आपने टाइटल पेज में क्या याद करना है? सबसे पहले टाइटल ऑफ द रिपोर्ट, उसके बाद नाम आता है अगर इंटरनल है, वरना ऑर्गेनाइजेशन का नाम आएगा अगर एक्सटर्नल रिपोर्ट है। फिर रेफरेंस नंबर, ये रेफरेंस नंबर ज़रूरी होता है, मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, बस ये आईडी नंबर होता है समझ में, इससे आप लोकेट कर लेते हैं चीज़ों को अगर है कोई, वरना नहीं होता, लेकिन अगर है तो वो डाल देते हैं, अगर है तो, इफ एनी। डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, अगेन अगर है तो ये आप दे दें। अच्छा, इसमें डेट मैं मिस कर गई हूँ, हाफ में डेट भी है, आपकी बुक में डेट भी लिखा हुआ होगा, राइट। डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी के बाद डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, अगर प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है तो आप लिखते हैं उसमें, जैसे आपकी बैंक स्टेटमेंट होती है वो कॉन्फिडेंशियल होती है, तो वो भी देखा जाए वो रिपोर्ट होती है और उस पर लिखा होता है कॉन्फिडेंशियल, राइट। कुछ रिपोर्ट्स कॉन्फिडेंशियल होती हैं उस पर लिखते हैं, कुछ जो नहीं होती उन पर नहीं लिखते। बहरहाल आखिर में आ जाता है डेट, जो मैंने नहीं लिखा यहाँ पे, ठीक है, मुझसे मिस हो गया है। फिर आ जाता है टेबल ऑफ कंटेंट। अब टेबल ऑफ कंटेंट तो आपको पता है, आपकी अपनी बुक के स्टार्ट में लिखा हुआ होता है कि कौन सा चैप्टर किस पेज नंबर पर है, उस कंटेंट का नाम दिया हुआ होता है और ये बताया जा रहा होता है कि किसके बाद कौन सा चैप्टर है या किसके बाद कौन सा सेक्शन है, उसका पेज नंबर ही आपको पता है। नेक्स्ट फिर आ जाता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन भी तकरीबन एक पेज का होता है, ठीक है। और इंट्रोडक्शन में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन होती है उस रिपोर्ट के बारे में कि भाई फॉर एग्जांपल अगर रिसर्च रिपोर्ट है, कोई बिजनेस रिसर्च, राइट, तो किस बारे में है, कौन से मेथड्स उसमें अप्लाई किए हैं, राइट, मेन पर्पस क्या है, लिखी क्यों जा रही है, रिपोर्ट किस बारे में है, वगैरह वगैरह। बहुत थोड़ा सा उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन होता है, बहुत थोड़ा सा। अच्छा, इसी तरह की एक और चीज़ जो काफ़ी मिलती जुलती है, लास्ट एग्जीक्यूटिव समरी होती है। अब एग्जीक्यूटिव समरी क्या होती है? अगेन मैंने फिर कहा कि एग्जीक्यूटिव लोगों के लिए उनके पास इतना भी टाइम नहीं होता कभी कभी कि वो सारा का सारा कंक्लूजन पढ़ें, और चलें अगर वो कंक्लूजन पढ़ भी रहे होते हैं तो उन्हें समझ में नहीं आ रहा होता है कि कंक्लूजन है किस चीज़ का, तो वो इसलिए एग्जीक्यूटिव समरी पढ़ते हैं। पहले वो समरी पढ़ते हैं एग्जीक्यूटिव और उसके बाद वो कंक्लूजन पढ़ लेते हैं, तो उन्हें कुछ समझ में आ जाता है। तो एग्जीक्यूटिव समरी का जो मकसद है मेन, वो है क्या कि आप रीडर को एक क्लियर पिक्चर दे देते हैं बस, राइट, कि भाई ये प्रॉब्लम्स थे और इनके जो कंक्लूजन है वो ये है और हम इस चीज़ को ऐसे ऐसे रिकमेंड कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं ये नहीं लिखूँगी कि स्कूल में हम गए, हमने ये देखा, हमने वो देखा, तो हमें पता चला भाई ये हुई, हम सीधा लिखते हैं कि भाई स्कूल में शॉर्टेज है लोगों की, तो हम रिकमेंड कर रहे हैं कि इतने लोगों को हायर करना चाहिए अर्जेंट बेसिस पे, दैट्स इट। या 5 लोगों की हायरिंग अर्जेंट बेसिस पे ज़रूरी। अब ये नहीं लिखेंगे कौन, एक लैब इंचार्ज, एक ये, एक वो, डिटेल में आ जाएगा सारा, राइट। तो एग्जीक्यूटिव समरी में भी आप थोड़ा थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देते हैं
थोड़ी थोड़ी सी चीज़ों के बारे में बता देते हैं ताकि उनको फ़ौरन से इन्फॉर्मेशन मिल जाए। याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा नहीं लिखी जाती, ये भी 1 पेज या आधे पेज की होती है। ठीक, ये तो हमारा था इंट्रोडक्टरी पार्ट, टोटल इंट्रोडक्टरी पार्ट, जिसमें टाइटल पेज आता है, टेबल ऑफ कंटेंट आता है, हल्का फुल्का इंट्रोडक्शन दे देते हैं और आप एग्जेक्टिव समरी में टोटल समरी देते हैं। एग्जेक्टिव को, किसी भी एग्जेक्टिव लेवल पे जो शख्स होता है उसको टोटल समरी देते हैं उस रिपोर्ट की 1 पेज के अंदर। इंट्रोडक्शन में सिर्फ इंट्रोडक्शन होता है, याद रखें कि बेस का पर्पस क्या है, रिपोर्ट क्या क्यों लिखी गई है, वगैरह वगैरह। पूरी रिपोर्ट के बारे में अगर कोई चीज़ होती है तो वो समरी होती है। अब आ जाते हैं बॉडी की तरफ। याद रखें, हमारी जो ये जो रिपोर्ट है, ये कौन सी रिपोर्ट है, ये बिजनेस प्लान है। बिजनेस प्लान, कोई और नहीं है, ये बिजनेस प्लान है। हर रिपोर्ट एक जैसी नहीं होती, हाँ, मगर हर रिपोर्ट के ये 3 पार्ट्स एक जैसे होते हैं कि इंट्रोडक्शन होता है, बॉडी होती है, सप्लीमेंट्री पार्ट होता है। चाहे वो रिपोर्ट हो, वो किताब हो, कुछ भी हो, शुरू में इंट्रोडक्टरी पेजेस होते हैं, फिर मेजर चैप्टर्स होते हैं और आखिर में कुछ इजाफी हिस्से होते हैं, जैसे हमारा ग्राफ पेपर होता है फिजिक्स के रजिस्टर में, तो ये सप्लीमेंट्री पार्ट होता है। तो हमारा क्योंकि बिजनेस प्लान है इसलिए हम ये डिस्कस करें। सबसे पहले हम बिजनेस की डिस्क्रिप्शन देते हैं कि भाई ये बिजनेस है किस बारे में। फॉर एग्जांपल, इसका मतलब ऑनर कौन है, कब से स्टार्ट हो रहा है, कब से नहीं हो रहा, ये बिजनेस किस बारे में है, XYZ बिजनेस के बारे में बताते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर इसी तरह से जो नेक्स्ट चीज़ आ जाती है वो ये है कि आप इस बिज़नेस की तरफ क्यों आना चाह रहे हैं, आप इस बिज़नेस को दोबारा से स्प्रेड क्यों करना चाह रहे हैं। तो वो आप कुछ एनालिसिस डालते हैं, और वो क्या डालते हैं, इसमें एक आ जाता है बेस्ट एनालिसिस, दूसरा शॉर्ट एनालिसिस। अब याद रखें, ये 2 एनालिसिस कौन से हैं, ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि किसी भी बिज़नेस प्लान को लिखने के लिए बड़ी ज़रूरी होती हैं। जिसमें आप पॉलिटिकल, अब देखें ये जो चीज़ है ना, ये आपकी बुक में भी लिखी हुई होगी, लेकिन अगर आप वो कभी नहीं भी पढ़ा है, डजंट मैटर, मैं आपको वैसे ही बता रही हूँ। सबसे पहले आप ये याद रखिएगा, ये जो पहला एनालिसिस है ये एक्सटर्नल है, जबकि आपका दूसरा एनालिसिस जो है वो इंटरनल है। पहला एनालिसिस एक्सटर्नल क्यों है, क्योंकि इसमें आप P फॉर पॉलिटिकल, E फॉर इकोनॉमिक, S फॉर सोशल, ये सारा आपकी बुक में लिखा हुआ है, एंड T फॉर टेक्नोलॉजिकल। इसमें आप सारे चीज़ों के बैकग्राउंड्स को देखते हैं कि क्या पॉलिटिकली हम यहाँ पे ये चीज़ स्टार्ट कर सकते हैं, क्या ये चीज़ हमें महंगी या सस्ती तो नहीं पड़ेगी, इकोनॉमिक्स देखते हैं, राइट राइट। अच्छा, फिर उसी में इकोनॉमी में ही हमारा बैंक भी आ जाता है कि क्या इतने पैसे लेना, फॉर एग्जांपल बैंक से आप पैसे ले रहे हैं तो क्या ये लेना ठीक है, क्योंकि अब आपको बैंक वापस भी तो देगा, क्या उसकी शराइत है, क्या नहीं है। फिर साथ में आप देखते हैं सोशल, जो आजकल ट्रेंड चल रहा है। अब जैसे आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है, आजकल जी ऑनलाइन बिजनेस का ट्रेंड है। तो अगर ऑनलाइन बिजनेस की बात करते हैं तो सिर्फ ऑनलाइन बिजनेस तो खैर पहले भी था, लेकिन अगर हम ऑनलाइन सिर्फ और सिर्फ टीचिंग की तरफ चले जाते हैं, टीचिंग एंड लर्निंग की तरफ चले जाते हैं, तो अब आप खुद सोचें, जितना इस्तेमाल पहले भी होता होगा यकीनन, अभी ब्लूटूथ डिवाइसेस और हैंड फ्रीज का हुआ होगा, ठीक है, इसी तरह से मास्क का भी हुआ होगा, और इसी तरह से सबसे इम्पोर्टेंट हैंड सैनिटाइजर, जिसको कोई पूछता भी नहीं था, लोगों को जिसके बारे में इंफॉर्मेशन ही नहीं थी, अब कितना बेतहाशा इस्तेमाल हो रहा है। तो सोशल में यही चीज़ है, हम इन एंड आउट देखते हैं चीज़ों का, ठीक है, और वो हमारी नीड बन जाती है। फिर सिमिलरली मास्क कोई पहनता था, सोचा ज़रा अपने आसपास, कभी आपने मास्क किसी को पहने हुए देखा है? वो एक आम सा मास्क जो हम लगा के घूम रहे होते हैं, ग्रीन कलर के, ब्लू कलर के, राइट। नाउ व्हाट इज दैट, इट इज एनालिसिस। टेक्नोलॉजी, हम टेक्नोलॉजी को देख कर आगे, अब क्या ऑनलाइन क्लासेस की वजह से अब जगह जगह आप देखें वो डिवाइसेस जो है वो नज़र आ रही हैं, ठीक है। इसी तरह हैंड फ्रीज की बात करते हैं, हमें नीड है, हमें लैपटॉप की नीड है, हमें दूसरी और चीज़ों की पहले भी नीड थी, लेकिन अब ज़रा ज़्यादा हो गई है, अब और ज़्यादा हो गई है, राइट। तो अब आप इस चीज़ को समझें। सिमिलरली अब जिस तरह के हमारे पास मोबाइल फ़ोन्स हैं, टेक्नोलॉजी की बात करें, उसी को देखते हुए पावर बैंक आ गया। पहले पावर बैंक का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं था। तो हम तमाम चीज़ों को रखते हुए माइंड में और फिर अपने बिजनेस को सोचते हैं कि क्या हमारा बिजनेस रन कर सकता है, नहीं कर सकता। तो पहले हम एनालिसिस की तरफ जाते हैं, इसमें पॉलिटिकल आता है, इकोनॉमिक आती है हमारी,
सोशल और फिर टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट आते हैं, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं सॉट एनालिसिस की। अब ये क्या है, ये इंटरनल है। इससे मैं अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, हमारी अपॉर्चुनिटीज़ और हम अपने थ्रेट्स को देखते हैं। पहले तो हम ये देखते हैं कि हमारी मतलब हम किस में अच्छे हैं, बहुत अच्छे किस में हैं, हमारे पास क्या बड़ी अच्छी, फॉर एग्जांपल हमारे पास टीम बड़ी अच्छी है, या हमारे पास जगह बहुत अच्छी है। फॉर एग्जांपल लोगों के पास टीम नहीं होती है, जगह नहीं होती, ब्ला ब्ला ब्ला। हमारी वीकनेस क्या है? अब आप ही की बुक में दिया हुआ, हमारी वीकनेस ये है कि भाई हमारे पास टीम अच्छी है, हमारे पास लोग अच्छे हैं, लेकिन हमारे पास मशीनरी पुरानी है। अब उस मशीनरी पुरानी होने की वजह से नुकसान क्या होता है हमें, हम जितना कमाते नहीं उससे ज़्यादा उस मशीनरी पे लगा देते हैं, नंबर 1। नंबर 2, पुरानी मशीनरी जो होती है वो इलेक्ट्रिसिटी के वॉट्स भी ज़्यादा लेती है। तो एक तो पहली चीज़ तोड़ फोड़ होकर बन रही है, मेंटेनेंस में हमारा खर्चा हो रहा है, दूसरा हमारा बिलिंग पे जा रहा है। तो ये हमारी वीकनेस है, यानी हमारे पास न्यू मशीनरी नहीं है। हमारी स्ट्रेंथ क्या है कि भाई टीम बड़ी अच्छी है, हमारी जगह अपनी है, किराया भी नहीं देना पड़ता। वीकनेस क्या है, हमारे पास चीज़ें पुरानी है, हमारी तोड़ फोड़ ज़्यादा होती रहती है, मेंटेनेंस चार्जेस बहुत ज़्यादा चले जाते हैं। अच्छा, ये हैंग क्यों हो रहा है? ओके फाइन। फिर हम बात करते हैं कि हमारे पास किस चीज़ के चांसेस हैं, हम कैसे अपना बिजनेस आगे लेकर जा सकते हैं। हम आगे, हमारे पास क्या क्या चांसेस, मतलब अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास क्या क्या है, हम अपने बिजनेस को कैसे आगे लेके जाएं। तो भाई हम तो जो है ऑनलाइन बिजनेस की तरफ जा सकते हैं। ज़रूरी थोड़ी है हम वहीं पे एक जगह पे बैठे बैठे जो है वो किसी शॉप का इंतज़ार करें या किसी जगह पे बैठ के इंतज़ार करें। हम तो ऑनलाइन लेके जा सकते हैं, और सिर्फ ऑनलाइन नहीं लेके जाएं बल्कि हम अपने बिजनेस की मार्केटिंग भी अच्छी करें। हमारे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हम उनको यूटिलाइज़ करेंगे। हम देखेंगे कि हम किस तरह से मार्केट को ग्रैब कर सकते हैं, टारगेट ऑडियंस देखेंगे किधर है, राइट। हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हम उनको देखेंगे। फिर हम बात करते हैं थ्रेट की। बिल्कुल आखिर में हम ये देखेंगे कि क्या हमारा कोई कॉम्पिटिटर है, क्योंकि देखिए सबसे बड़ा थ्रेट होता है कॉम्पिटिटर्स का है। नोकिया ने अपना थ्रेट कभी भी सोचा ही नहीं कि हो सकता है। आज देखें नोकिया को कोई भी नहीं जानता। एक टाइम था जब नोकिया का नाम था, मार्केटिंग नोकिया की थी, नोकिया फ़ोन, नोकिया हम लोग इतराते थे, वो जी नोकिया हमारे पास, राइट। नॉट दैट वो पत्थर वाला मोबाइल, वो वाला नहीं, राइट, वो वाला नहीं, कोई सा भी नोकिया मतलब ब्रांड है जी। अभी जैसे एप्पल है वैसे नोकिया कोई चीज़ है, सोचें ज़रा। लेकिन उस एनालिसिस से वो लोग बाहर चले गए, उन्होंने अपने थ्रेट को नहीं उससे कंसीडर किया, तो वो बिल्कुल मार्केट से आउट हो गए, बिल्कुल मार्केट से आउट हो गए। ये यही चीज़ है, आप कितना ऊपर पहुंच जाए, अगर आप अपने बिजनेस को स्टेबिलिटी की तरफ नहीं लेके जाते, आपका बिजनेस ख़त्म हो जाएगा कहीं भी किसी भी जगह पर आके। तो ये ज़रूरी होता है कि आप अपने बिजनेस को हमेशा एनालिसिस करें, हमेशा एनालिसिस की तरफ जाएं। एनालिसिस इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों, यानी बेस्ट एंड शॉर्ट एनालिसिस दोनों, राइट। याद रखिएगा थ्रेट्स पर हमारा जोर बहुत होता है। हमारे पास क्या क्या थ्रेट है, पिज़्ज़ा हट की बात करते हैं, थ्रेट डिस्कस कर लेते हैं पिज़्ज़ा हट की। पहले क्या था, कॉम्पिटिटर नहीं था कोई। सिंस माई स्कूल आई बिन लिसनिंग टू दिस वर्ड पिज़्ज़ा हट, और जी हम जा रहे हैं पिज़्ज़ा खाने जी, पता नहीं मतलब भरम में ख़त्म नहीं हो रहे ना, क्यों? क्योंकि पिज़्ज़ा वाज द ओनली प्लेस फॉर पिज़्ज़ा, उसके अलावा कोई नाम नहीं था। अब पिज़्ज़ा इस तरह मिलता है जैसे समोसे मिल रहे हैं हर जगह, राइट। क्यों? अब क्या हो गई है, अब कंपटीशन बढ़ गया है। तो अब अगर हम बात करते हैं, अगेन शायद मैंने आप ही की क्लास में डिस्कस किया था कि उनसे ये सवाल किया गया था कि आप अपना जो है वो बढ़ा क्यों नहीं रहे, आप डिफरेंट जो है वो दूसरी और ब्रांचेस की तरफ क्यों नहीं लेकर आ रहे हैं। तो वहाँ उन्होंने ये जवाब दिया था कि हम मार्केट एनालिसिस करते हैं और उस एनालिसिस के अंदर हम एक रेडियस रखते हैं, और उस रेडियस को जो जो जगहें कवर कर रही होती हैं हम ये देखते हैं कि वो पूरे शहर को कवर कर रही है नहीं कर रही, और अगर कर रही होती हैं छोटे शहरों को तो हम दूसरी ब्रांच पे नहीं जाते कभी भी। ये हमारा एक उसूल है, और ये किसी भी कंपनी का एक उसूल होता है। हाँ भाई बिल्कुल सही है। लेकिन अब आप देखें कि आपको वही पिज़्ज़ा हट वो ड्रग स्टोर की तरफ भी नज़र आएगा सदर में, और वही आपको बुलेवर्ड में भी नज़र आएगा। और ऐसा क्यों हुआ, जबकि एक पिज़्ज़ा हट जो पुराना है वो तो KFC के साइड पे, वो तो सही है, वहाँ ज़रूरत ही नहीं थी, वो तो हर शहर के कॉर्नर को पूरा कर रहा है।
लतीफ़ाबाद भी वहाँ से करीब पड़ता है, कासमाबाद भी करीब पड़ता है, शहर साइड से भी करीब पड़ता है, इतना दूर नहीं है। हैदराबाद वैसे ही छोटा शहर है, लेकिन उन्होंने अपने थ्रेट देखे कि लोगों को फिर भी वो दूर पड़ेगा, तो ऐसा ना हो कि वो हमारा जो है वो नाम ख़राब हो जाए। तो क्यों यहाँ पे कंपटीशन बढ़ रहा है, हमारी मार्केटिंग यहाँ पर नहीं है या होनी चाहिए, या हमारा नाम वहाँ पर होना चाहिए, वहाँ नहीं है। तो आप देखें अब हर अच्छा ब्रांड बुलेवर्ड पे मौजूद है। और क्यों बुलेवर्ड में ही क्यों मौजूद है? क्योंकि हमारे पास फ़िलहाल बुलेवर्ड के अलावा और कोई मॉल नहीं है। और कंपटीशन क्योंकि इतना है, लोग इंतज़ार नहीं करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई पिज़्ज़ा हट ही जाएगा फॉर एग्ज़ाम्पल, तो अब वो पिज़्ज़ा हट नहीं जाएगा, क्योंकि अब उसके पास बहुत सारे बेहतरीन ऑप्शंस हैं। वो क्यों जाएगा, बेवकूफ़ी क्यों करेगा? सिर्फ नाम की वजह से, राइट? तो हर चीज़ देखी जाती है। जितनी आप लोगों को फैसिलिटीज़ देंगे, जितना आप लोगों के सामने रहेंगे, लोग आपको याद रखेंगे। आप लोगों से दूर होंगे, लोग आपको भूल जाएंगे। कंपटीशन यही है। तो आप अपने बिजनेस प्लान में ये दोनों एनालिसिस ज़रूर डालते हैं कि आप इस वक्त कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। अच्छा, फिर बात करते हैं ऑपरेशन प्लान की। ऑपरेशन का मतलब होता है एक्टिविटी, कि आप अपने बिजनेस की एक्टिविटी को कैसे लेके चलेंगे। अब बिजनेस की एक्टिविटी में आ जाती है सबसे इम्पोर्टेंट आपकी मार्केटिंग आ जाती है। ठीक है ना, मार्केटिंग ही नहीं होगी तो लोगों को पता कैसे चलेगा? तो आप मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को बताते हैं। फिर आ जाता है इसमें आपकी दूसरे एक्टिविटीज़ जो आप लेके चलेंगे, और वो आप डे टू डे एक्टिविटीज़ होती हैं जो आपकी टीम्स लेके चलती हैं, यानी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सिमिलरली जब बात करते हैं नेक्स्ट जो चीज़ बात करते हैं हम मैनेजमेंट समरी की, उसमें हम उन लोगों को हायर करते हैं, खास तौर पे मतलब बड़े लेवल पर उन लोगों को हायर करते हैं जो कि बाकायदा जिनको की पोस्ट का एक्सपीरियंस हो, मतलब उनके नाम के साथ बेहतरीन कोई अच्छा सा उनका जैसे कहना चाहिए बैकग्राउंड जुड़ा हो, तो लोग उन पे यकीन करेंगे। एग्जाम्पल है, मलिक रियाज की बात करती हूँ मैं। अब अगर बोले जी हमारा ये प्रोजेक्ट है और इसको जो है वो लुक आफ्टर करने का जो नाम है या जो जिम्मा है वो मलिक रियाज के पास है, या वो उसको लुक आफ्टर करेंगे, उसको लेके चलेंगे। सो यू अंडरस्टैंड, नेम जो है वो उस बंदे का वो ब्रांड बन गया है अभी। ठीक है, यानी आप ना सिर्फ उस बंदे के बारे में बताते हैं, बल्कि उसके अंडर कौन काम करेगा उनके हवाले से भी थोड़ा सा आप एक आइडिया दे देते हैं। इससे क्या होता है, मजबूती होती है। इससे आपका जो बिजनेस प्लान होता है वो और स्ट्रॉन्ग बनता है। और बिल्कुल लास्ट में आप बताते हैं फाइनेंशियल प्लान। फाइनेंशियल प्लान में क्या करते हैं आप बताते हैं कि जी हमारा बिजनेस कब से स्टार्ट हो रहा है, मतलब कितने अमाउंट से हम स्टार्ट करने लगे, और इस पे कितने जो है वो हम लगाएंगे पर मंथ, इन्वेस्टमेंट अब कितनी करना चाह रहे हैं, कितनी हो चुकी है, कितनी होगी, मतलब आप हर एक चीज़ बता रहे हैं, कितना हमें जो है वो डेली बेसिस पे फ़ायदा मिलेगा, एक अंदाज़ा, राइट? और अंदाज़ा याद रखिएगा, शायद आप में से कोई सुन के परेशान हो रहा हो कि ये अंदाज़ा तो तुक्का गलत भी हो सकता है। हाँ हो सकता है, लेकिन ये तुक्का कितने % गलत हो सकता है? सिर्फ 70% आपका तुक्का जो है वो सही होता है, और 25% या 30% बहुत ज़्यादा बता रहे होता है वो गलत हो सकता है। क्योंकि जो इसको बनाने वाली जो टीम होती है वो मेरी और आप जैसी नहीं होती है। इसको बनाने वाली जो टीम होती है वो लोग होते हैं जो अगले 10 साल के बारे में जानते हैं चीज़ें, मार्केट को देखकर। हाँ, अगर कोई एक अजीब सी सिचुएशन आ जाए, जैसे अचानक से कोरोना आ गया, तो ये तो बिल्कुल वो वाली बात है ना कि वंस इन अ ब्लू मून, एक बिल्कुल ऑल ऑफ सडन वाली बात है। दैट्स अनदर पार्ट। लेकिन अगर हम फाइनेंशियल प्लान को डिस्कस करते हैं तो ये वो लोग हैं जो कि मनी की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हैं। इसकी एग्जांपल मैं आपको इस तरह दूँ, मैं आज आपसे 100 रुपीज़, जस्ट 100 रुपीज़ बोरो करती हूँ, मैं आपसे 100 रुपीज़ लेती हूँ, और मैं आपको वही 100 रुपीज़ 10 साल बाद रिटर्न करूँगा। तो जो वैल्यू 100 रुपीज़ की आज है वो अगले 10 साल नहीं है। इसको आप बिल्कुल ऐसे अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि जब आपको ये पता, जैसे मैं आपको बताऊं कि जी मैं अपने स्कूल के टाइम में, मतलब अगर हम लोग अपने स्कूल के टाइम में 5 रुपये अगर लेके चले गए ना, तो 5 रुपये का मतलब होता है फुल अय्याशी, राइट? 2 और 3 रुपये मतलब डेली बेसिस पे हम ऐसे लेके जाते थे।
अब जब मैं आपको ये बताऊँ कि 5 रुपये का मतलब फुल अय्याशी, तो आप लोगों को हंसी आएगी कि नहीं क्या बात हो रही है ये। डू यू अंडरस्टैंड? यानी वो वैल्यू वैसी नहीं रहती। 100 रुपीज़ की मैंने जो आपको एग्जांपल दी है वो यही दी है कि आज जो पैसे की जो वैल्यू है वो अगले 10 सालों में वो चीज़ नहीं रहेगी। बिल्कुल इसी तरह जैसे लोग प्लॉट्स खरीदते हैं और फिर अगर 10 साल बाद वो बेचते हैं तो आपको पता है उस प्लॉट की वैल्यू क्या हो जाती है। तो अगर आपसे कोई पैसे लेता है और आपको वही पैसे अगले 10 साल बाद दे देता है, राइट, देखा जाए लॉस आपको हुआ है, उसे नहीं हुआ। उसने जो क्वांटिटी आपसे ली वही क्वांटिटी दी है, लेकिन वैल्यू जो है उस चीज़ की हुई है कम। तो फाइनेंशियल प्लान्स भी यही होता है। ये वो लोग होते हैं जो कि मुकम्मल इंफॉर्मेशन रखते हैं फाइनेंस की। तो आपकी बॉडी के अंदर आपकी जो रिपोर्ट होती है उसके अंदर ये तमाम चीज़ें आती हैं। पहला हो गया प्रीफैक्टरी पार्ट, इंट्रोडक्टरी पार्ट, दूसरा हो गया हमारा बॉडी, और तीसरा सप्लीमेंट्री पार्ट आएगा। लेकिन ये पहले इनिशियल पार्ट और फिर बॉडी। बॉडी में क्या, बॉडी में आ जाता है जी ये सारी चीज़ें। पहले आप बिज़नेस के बारे में बताते हैं, आपका बिज़नेस किस चीज़ के बारे में, फिर आप एनालिसिस डालते हैं कि हम इन एनालिसिस को सोच कर आगे बढ़ रहे हैं और हमारे ये प्लान्स हैं। हम मार्केटिंग ऐसे करेंगे, हम अपने प्लान्स को ऐसे लेके चलेंगे, हमारे ये लोग होंगे और हम इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं अभी, और आने वाले टाइम में हमें इतना इतना फ़ायदा ये इंफॉर्मेशन और ये जो है वो प्लान देगा। एक्सपेक्टेड प्लान ये है, ये चीज़ देगा। और आखिर में उसकी कंक्लूजन और रिकमेंडेशन दे देते हैं कि भाई हम ये कंक्लूड कर रहे हैं, हम ये चीज़ें रिकमेंड कर रहे हैं। और ये डिपेंड करता है कि आपकी इन्फॉर्मेशन किस तरह की है, तो आप अपने कंक्लूजन रिकमेंडेशन भी उसी तरीके से दे रहे होते हैं, राइट। कोई नई चीज़ नहीं आप नहीं डालते, लेकिन आप सिंपल जो है वो चीज़ों को अपने तरीके से देख कर आप चीज़ों को एक्सप्लेन कर देते हैं। लेकिन याद रखिएगा कंक्लूजन आप सिर्फ और सिर्फ वही देते हैं जो आपने इन्फॉर्मेशन दी हुई हो, यानी जो आपने बॉडी में एक्सप्लेन किया है आप उसी के हवाले से रिकमेंडेशन दे रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल रिकमेंडेशन आपने ये दी कि भाई अगर नो योर क्लास इज़ नॉट ओवर। हाँ जी, अच्छा सवाल है, एक सेकंड ही सवाल ले लूँ। अच्छा मैं क्या बात कर रही हूँ, नहीं नहीं देखें, यू आर नॉट गेटिंग माई पॉइंट। देखें, नो 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 नो, जो आपने मुझसे अभी चीज़ डिस्कस की, देखें दो चीज़ें हैं, एक तो इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इन दोनों को आप एनालिसिस की तरफ जाते हैं तो आपको समझ में आता है कि आप अपने बिजनेस को कैसे लेके चलें। जी इंटरनल और एक्सटर्नल दो होते हैं, ठीक है। अच्छा किधर गया, हाँ जी, मैं आ रही थी कंक्लूजन पे। कंक्लूजन में आपको बता रही थी कि कंक्लूजन क्या होता है। तो कंक्लूजन में आप देते ही तमाम वो चीज़ें हैं, कुछ नया नहीं लेकर आते। आप कंक्लूजन में देते ही वो चीज़ें हैं जो आपने ऑलरेडी बताई हुई होती हैं, आप उसका कंक्लूजन दे रहे होते हैं कि भाई अगर हम इतना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो हमें इतना फ़ायदा होगा, दैट्स इट। या आप रिकमेंड करते हैं कि ये चीज़ें आइंदा इतने इतने सालों तक हमें फ़ायदा देंगी और हमारा इतना इतना पैसा बचेगा। चाहे अब वो रोड टू मक्का हो गया या सी पैक हो गया या कोई भी प्रोजेक्ट हो गया या कोई हॉस्पिटल हो गया फॉर एग्जांपल, तो वो आने वाले वक्तों में हमें इतना इतना ये परसेंट फ़ायदा देगा। कोई स्कूल हो गया, कोई भी प्रोजेक्ट हो गया, ये वो चीज़ है। उसके बाद हम बात करते हैं अपेंडिसीज की। अपेंडिसीज मतलब सप्लीमेंट्री पार्ट, मतलब कुछ एक्स्ट्रा। अपेंडिसीज मतलब कुछ सप्लीमेंट्री पार्ट, कुछ एक्स्ट्रा। आपकी बुक में कुछ एक्स्ट्रा पार्ट दिया हुआ है। अगर आप अपनी बुक को पीछे से देखें, जहाँ आपका लास्ट चैप्टर आईटी वाला ख़त्म हो रहा है, राइट, प्रपोजल के बाद आपका एक चैप्टर ख़त्म हो रहा है, अगर आप इस चैप्टर के बाद कोई चीज़ देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपके पास अपेंडिसीज भी है। व्हाट इज़ अपेंडिसीज? अपेंडिसीज का मतलब होता है कोई चीज़ एक्स्ट्रा हो, कुछ एक्स्ट्रा दिया हो। यू नीड टू फाइंड आउट व्हाट इज एक्स्ट्रा गिवन इन द रिपोर्ट। आपकी रिपोर्ट के अंदर कुछ एक्स्ट्रा क्या दिया हुआ है। एक सेकेंड, 259 क्या बेटा, सवाल है कोई? 259 क्या?
अच्छा अपेंडिसेस बता दिए आप, फाइन, ओके ओके ओके, ठीक है। अच्छा आपने अपनी बुक का बताया है, ठीक है। मैं सिंपल आपको ये बता रही हूँ कि अपेंडिसेस में आप कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डालते हैं, कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ डालते हैं। अपेंडिसेस मीन्स कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, राइट। अब वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐसे होती है कि अगर आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। अगर आप पढ़ना चाहें, जैसे ग्राफ पेपर दे दिया आखिर में, अगर आप यूज़ करना चाहें, जैसे किसी की सीवी डाल दी, भाई अगर आप हमारे टीम के लोगों को देखना चाहें, मज़ीद ये जानना चाहें उन्होंने कहाँ-कहाँ काम किया हुआ है, मलिक रियाज़ का तो सब जानते हैं, लेकिन मलिक रियाज़ के अलावा अगर आप लोगों को आपने नाम सुनना है और अगर फर्दर उनके बारे में जानना चाहते हैं तो सीवी लगा देते हैं। फर्दर जो है, अगर फॉर एग्जांपल मैं ये बोलूँ कि भाई उन्होंने डेटा जो कलेक्ट किया वो क्या पता गलत कलेक्ट किया हो, सही ना कलेक्ट किया हो, तो क्वेश्चनर, जिस क्वेश्चनर को डिस्ट्रीब्यूट करके डेटा जमा किया था, तो वो क्वेश्चनर भी लगा देता है। इसी तरह से अगर किसी की कोई स्टेटमेंट थी, कोई मतलब कोई फाइनेंस का कुछ मैटर था, तो वो भी लगा देते हैं, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट लगा देते हैं, बैंक स्टेटमेंट आई मीन, यानी हर एक चीज़ जो उसका हिस्सा हो सकती है वो लगा देते हैं। आपकी बुक में भी अगर आप देखें तो इंडेक्स दिया हुआ है। इंडेक्स क्या है? इंडेक्स भी अपेंडिसेस है। आपकी बुक में ग्लॉसरी दी हुई होती है। ग्लॉसरी क्या है? डेफिनेशंस, वो भी अपेंडिसेस है। आपकी बुक में आंसर्स दिए हैं, राइट, क्वेश्चंस के आंसर्स दिए हैं, वो क्या है? वो भी अपेंडिसेस है। अपेंडिसेस का मतलब होता है कोई चीज़ एक्स्ट्रा हो जिसका डायरेक्टली कोई लिंक ना हो बॉडी से। कोई ऐसी एक्स्ट्रा चीज़ हो जिसका डायरेक्टली बॉडी से कोई लिंक ना हो, उसे हम अपेंडिसेस कहते हैं। उसमें क्या-क्या आ जाता है? उसमें आपकी बुक में पैराग्राफ में भी लिखा हुआ है, अगर आप पढ़ेंगे तो, कि डायरेक्टली ये चीज़ रिलेटेड नहीं होती। हाँ, अगर कोई वैसे ही पढ़ना चाहे, तो वो पढ़ सकता है। कोई वैसे ही इन्फॉर्मेशन लेना चाहे, तो वो कर सकता है। एक्स्ट्रा, जैसे मैप दिया हुआ है किसी जगह का, कोई वैसे ही देखना चाहे कि भई इसके अतराफ में कौन-कौन सी बिल्डिंग्स हैं, इसके अतराफ में क्या-क्या है, तो भई मैप दिया हुआ है कि भई इसके साउथ पे ये है, इसके वेस्ट पे ये है, यूँ है, यूँ है, यूँ है। तो अपेंडिसेस याद रखिएगा, डायरेक्टली उसका कोई लिंक नहीं होता। इनडायरेक्टली होता है कि अगर कोई चीज़ आपको मज़ीद क्लैरिटी लाने के लिए मज़ीद कुछ पढ़ना चाह रहा है, तो आप इस चीज़ को पढ़ सकते हैं, इसको रीड कर सकते हैं, इसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। यस, क्वेश्चंस हैं तो मुझसे पूछें। इफ यू हैव गॉट एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क। बेटा अब आप लोगों ने अपेंडिसेस का ये पैराग्राफ पढ़ लेना है, राइट। अपेंडिसेस का ये पैराग्राफ पढ़ें और फिर आप मुझसे क्वेश्चंस कर सकते हैं, लेकिन अगर अभी भी किसी को क्वेश्चन है तो आप मुझसे कर लें। और अच्छी बात है कि आप अपेंडिसेस का जो पैराग्राफ है उसको पढ़ें और क्वेश्चंस पूछें। फिर उसके बाद मैं जो है वो प्रपोजल और दूसरी चीज़ों पे आऊँगी। आस्क मी द क्वेश्चंस अगर हैं किसी को तो। अपेंडिसेस सिंपल मतलब होता है, देखिए अपेंडिक्स से निकला, अपेंडिक्स का मतलब होता है एक्स्ट्रा, कोई चीज़ एक्स्ट्रा हो। अब आपकी बुक में जो लास्ट चैप्टर है आपका, वहाँ तक तो आपका काम का है, ठीक है। अब जो एक्स्ट्रा चीज़ें आपकी बुक में दी हुई हैं, मैं चाहूँ तो निकाल दूँ उसमें से, आप चाहें तो आप अपनी बुक में से निकाल दें। लेकिन ये वैसे ही दी हुई है ना हेल्प के लिए, कि अगर आप कहीं पढ़ना चाहें, कहीं अगर आप अटक जाएँ, कहीं आपको हेल्प की ज़रूरत हो तो आप वो देख लें। तो अपेंडिसेस का भी मतलब ये होता है कि डायरेक्टली उस चीज़ से लिंक नहीं होता, लेकिन इनडायरेक्टली अगर आप एक्स्ट्रा कुछ देखना चाहें, तो आप उसमें से देख सकते हैं। जैसे मैंने आपको फिज़िक्स के रजिस्टर में, प्रैक्टिकल जर्नल में मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दी है कि अपेंडिसेस समझने, वो ग्राफ पेपर होता है जो आपको एक्स्ट्रा दिया जाता है कि भई अगर आपको ज़रूरत है तो आप यूज़ कर लें, नहीं है तो रहने दें, डज़न्ट मैटर। असल में तो आप जर्नल खरीदते हैं, लेकिन ऐसे ही एक्स्ट्रा उन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई होती है। कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा।
जिसका डायरेक्ट लिंक ना हो, लेकिन अगर आप वैसे ही इंफॉर्मेशन के लिए अगर आप पढ़ना चाहते हैं, मजीद वजाहत के लिए अगर आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप ये चीज़ें पढ़ते हैं। दवाई आप लेते हैं, मेडिसिन, ठीक है, उसमें आपके पास मटेरियल कुछ होता है, लिटरेचर होता है, कोई आप सिरप लेते हैं तो अंदर वो पेज होता है एक, अब उसमें केमिकल का फार्मूला और पता नहीं क्या क्या चीज़ें लिखी हुई होती हैं, समझ लें आप, वैसे नहीं है, जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ, समझ लें आप, वो अपेंडिसीज की तरह आप काम करेंगे। क्यों आप ये काम करेंगे? लेकिन अगर आप पढ़ना चाहें, मजीद कुछ जानना चाहें, तो आप जान सकते हैं। आपके लिए क्या चीज़ होती है काम की, कि भाई कब आपने ये चीज़ यूज़ करनी है, या क्या क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं और कब यूज़ नहीं करनी। लेकिन समटाइम्स फार्मूला और पता नहीं और भी चीज़ें दी हुई होती हैं जो हमारी समझ से बाहर होती हैं, लेकिन अगर कोई पढ़ना चाहे इसको तो वो पढ़ सकता है, रेफरेंस के तौर पे यूज़ कर सकता है। ये वो चीज़ है। अपेंडिसीज एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा जैसे सीवी, राइट बेटा, मुझे पता है 2 मिनट्स, मैं तो यहाँ नमाज ब्रेक लेना चाह रही थी असर का, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि अगर अभी आप लोगों को क्वेश्चंस हैं तो आप लोग अभी पूछें सवाल अगर हैं तो। तीन पॉइंट स्टार्टिंग में जो बताए हैं वो मैन्युस्क्रिप्ट होती है, मैं नहीं समझी। हाँ 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 मैन्युस्क्रिप्ट, हाँ रिपोर्ट की तरह किताब। क्वेश्चंस अगर नहीं है बेटा आप लोगों को किसी को भी, अभी यहाँ मीटिंग एंड हो जाएगी, जल्दी से मुझे बताएं कोई क्वेश्चंस तो नहीं है किसी को। अगर नहीं है तो फिर फॉर एग्जांपल तफसीर, तफसीर नहीं बेटा, तफसीर नहीं, कुरान शरीफ में तफसीर नहीं है, तफसीर तो समझने के लिए होती है। मैं आपको बताऊं, जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी हुई होती है कि वो लिखा हुआ होता है, एफिडेविट टाइप एक चीज़ दी हुई होती है। आप लोग मुझे दोबारा ज्वाइन करें, अब ये भी दोबारा ज्वाइन करें, ये मैं कुरान शरीफ की आपको एग्जांपल देती हूँ, आपको होल्ड ऑन, आप लोग मुझे अभी अभी ज्वाइन करें। ट्रांसलेशन क्योंकि वर्ड टू वर्ड लिखी होती है तो ट्रांसलेशन भी समझ में नहीं आती, तो क्योंकि वो तो एक्सप्लेनेशन के लिए है ना। हाँ अगर ये दिया हुआ है कि भाई ये आयत जो है वो यहाँ उतरी या वहाँ उतरी, फॉर एग्जांपल ये मक्की है या मदनी है, फॉर एग्जांपल, अब उसका पूरा बैकग्राउंड दिया हुआ है कि भाई वो क्यों उतरी क्यों नहीं उतरी वगैरह वगैरह, फॉर एग्जांपल, राइट, वो अपेंडिसीज में आप काउंट कर लें। अच्छा, अपेंडिसीज में एक एफिडेविट टाइप भी चीज़ होती है कि मैंने इसको हुर्फ बहुर्फ पढ़ा है और ऐसा पढ़ा है वैसा पढ़ा है, अगर फिर भी कोई गलती है तो मतलब हमारी तरफ से कोई गलती नहीं, लेकिन इसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं या नहीं लेते, कुछ इस तरह की जो चीज़ें लिखी हुई होती हैं। अच्छा, इसके अलावा आखिर में बिल्कुल वो जो कुरान शरीफ के आखिर में लिखा होता है तोएं, सीन काफ लाम, इस तरह से लिखे होते हैं जो स्टॉप्स होते हैं, वो लिखे हुए होते हैं, उनकी मीनिंग लिखी हुई होती है, या ये बताया हुआ होता है ये जो है आयत कहाँ कहाँ किस किस पेज नंबर पे है, इस तरह से ये सारे आ जाते हैं अपेंडिसीज पे। भाई आप अपनी बुक को देख लेना, सब कुछ छोड़ें, आपकी बुक में अपेंडिसीज है, आपके जो आंसर्स हैं वो अपेंडिसीज हैं, अगर इंडेक्स है वो भी अपेंडिसीज है, ठीक है। अपेंडिसीज के अलग अलग नाम हो जाते हैं, जैसे मैं अगर बोलूँ कि जी आपके हाथों की उंगलियां, एक रिंग फिंगर है, एक इंडेक्स फिंगर है, फिर थंब है, इस तरह से बोलते हैं, वरना जनरल हमें क्या बोला जाता है, हाथों की उंगलियां। सिमिलरली अपेंडिक्स में एक्स्ट्रा होता है, तो अपेंडिक्स में एक्स्ट्रा क्या आ जाता है, एक्स्ट्रा आंसर्स हो गए, एक्स्ट्रा क्वेश्चनर हो गया, एक्स्ट्रा सीवी लगा दी, एक्स्ट्रा ग्राफ पेपर हो गया, एक्स्ट्रा मैप्स आ गए, एक्स्ट्रा डेफिनेशंस आ गई, एक्स्ट्रा ये भी पता चल गया कि ये टॉपिक किस किस पेज पे कहाँ कहाँ डिस्कस है, जिसको हम इंडेक्स कहते हैं। आप अपनी बुक पे देखें इंडेक्स लिखा हुआ, अगर आप मिनट्स देखेंगे ना, मिनट्स या मेमो देखेंगे तो अलग अलग लिखा होगा, 84, 72, 2। इसका मतलब यह है कि मिनट्स को 3-4 जगहों पे डिफाइन किया गया है, तो मिनट्स की डेफिनेशन आपको 3-4 पेजेस पे मिलेगी, इन पेजेस पे मिलेगी। फिर कहीं लिखा हुआ है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, उस पर लिखा हुआ है पेज नंबर 3, 5, 8, 17, तो आपको 3, 5, 8, 17 पे डेफिनेशन मिलेगी। तो अपेंडिसीज का मतलब होता है एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा में कुछ भी आ जाए। कुरान शरीफ में सूरह फातिहा की अगर इंपॉर्टेंस दी हुई है और अगर ये लिखा जाता है कि भाई इसके बगैर जो है वो नमाज नहीं होती है, नमाज में इसका पढ़ना बड़ा ज़रूरी होता है, ऐसा वैसा, चाहे आप जमात में पढ़ें या आप अकेले नमाज पढ़ें, अब अगर इसकी इंपॉर्टेंस पे दी हुई है, कोई बात लिखी हुई है, तो वो आ जाएगा उसमें
अपेंडिसीज में। लेकिन अगर आप तफसीर की बात करते हैं, तर्जुमे की बात करते हैं, तो वो उसका उसी का हिस्सा है। अपेंडिक्स समथिंग एक्स्ट्रा, अपेंडिसीज समथिंग एक्स्ट्रा। सवाल है, पूछें। अगेन एक्सप्लेन करें, पहले हम यहाँ यूँ करेंगे, यूँ करेंगे, यूँ करेंगे। कोई बोले वो तो सब ठीक है, लेकिन आपके हॉस्पिटल में होगा कौन, हेड कौन होगा, काम करने वाले कौन लोग होंगे? तो आपने लिख दीजिए डॉक्टर्स की बड़ी अच्छी टीम है। अब अच्छी टीम कौन है हमें कैसे पता चलेगा? तो आप अपेंडिसीज में उनकी सीवीज लगा देंगे कि अगर कोई वैसे ही देखना चाहे कि भाई कौन सी टीम है, क्योंकि रिपोर्ट के अंदर तो नाम दिए हुए सिर्फ, लेकिन कुछ डॉक्टर्स को आप जानते हैं, कुछ को नहीं जानते। तो जब आप उनकी सीवीज पढ़ेंगे तो आपको एक आइडिया हो जाएगा। कॉम्पिटिटर्स के बारे में जानना ज़रूरी होता है कि वो कौन सी स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं, ठीक है। अगर उनकी स्ट्रैटेजी हम नहीं सोचेंगे तो हम तो पीछे रह जाएंगे। फॉर एग्जांपल जी, वो तो सोशल मीडिया के थ्रू एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, हम तो नहीं कर रहे, तो क्या हमें करनी चाहिए? हाँ हाँ करनी चाहिए, बिल्कुल। अगर वो फॉर एग्जांपल 20 लाख लगा रहे हैं सोशल मीडिया के उस पर, ठीक है, तो हम 20 लाख नहीं, हम 30 लाख लगाएंगे, हम उनसे ज़्यादा अच्छी कैंपेन चलाएंगे। तो क्या हुआ, हमने जब एनालिसिस किया तो समझ में आया ना हमें कि वो सोशल मीडिया के थ्रू कर रहे हैं और इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो वो 20 लाख लगा रहे हैं या 15 लाख लगा रहे हैं, हम 30 लाख लगाएंगे, उनके डबल लगाएंगे, उनसे ज़्यादा हम जाएंगे। तो कॉम्पिटिटर्स के बारे में जानना ज़रूरी है। अगर आप उनके बारे में नहीं जानेंगे तो आप आगे नहीं चल सकते। वो किस चीज़ पे काम कर रहे हैं, हमें उन्हीं को देख के काम करना है, हमें उनसे ज़्यादा कोई चीज़ अच्छी निकालनी है। वो कोई टेक्नोलॉजी स्मार्ट लेकर आए, हम उनसे ज़्यादा स्मार्ट टेक्नोलॉजी लेकर आएंगे। उन्होंने कोई चीज़ निकाली है, वो इतने की है, हम उसकी प्राइस कम करके निकाल देंगे। कॉम्पिटिटर्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट टाइम वालों की सीवी उसमें नहीं लिखी जाएगी बेटा। उधर सीवी देखें, अब बस तो वहाँ पे हर मजदूर काम कर रहा है, हर बंदा काम कर रहा है, उनकी नहीं लगती सीवीज। मेन बंदों की लगती है जो की पोस्ट पे काम कर रहे होते हैं, कि भाई ये लीडर है कि इसको डील करेगा, दैट्स इट। ये बंदा है, ये इस डिपार्टमेंट को डील करेगा, बस। हर बंदे की नहीं आती है सीवी उसमें। उसमें मेन जो डिपार्टमेंट्स, फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है। अब इनको डील करने वाला कौन है? इनको डील करने वाले जो लोग हैं उनकी सीवीज उसमें लग जाएगी। नमाज ब्रेक से पहले इन कन्फ्यूजन्स को दूर करें बेटा, ताकि हम नमाज ब्रेक के बाद फिर अच्छा, आप इससे हट के सवाल पूछेंगी। बेटा 5 बजे मेरा प्लान है स्टार्ट करने का, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये एंड कब होगा। सवाल आप लोगों के ख़त्म हो तो फिर मैं बताऊँ आपको कि कब आपने ज्वाइन करना है। अच्छा, अगर कोई जाना चाहे तो बेशक चला जाए। हाँ, जाना चाहे तो चला जाए। मैं यहाँ पे मीटिंग स्टॉप कर दूँगी। मुझे नहीं पता कि यहाँ पे मीटिंग एंड क्यों हो रहा है बार-बार, टाइमिंग अभी क्यों चल रही है। आई डोंट अंडरस्टैंड। लास्ट टाइम ऐसा नहीं हुआ, तब दोबारा से ऐसा है कि मुझे ज्वाइन करना पड़ा आप लोगों को। बेटा 5 बजे ज्वाइन करना है। अगर अभी भी किसी को सवाल है तो बताएं, क्योंकि 5 बजे मैं इंग्लिश स्टार्ट करूँगी। अभी भी बिजनेस कम्युनिकेशन का किसी को कोई क्वेश्चन है तो बताएं। जिन्हें नहीं है बेशक वो चले जाएं। 5 बजे बेटा आप लोगों ने ज्वाइन करना है। जिन्हें है वो जल्दी से येस नो में क्वेश्चन करें, ताकि मैं भी जाऊँ, वरना बैठी रहूँगी फिर मैं।